Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your civics power sharing. बच्चों, आज से हम लोग आपके civics का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ बेल्जियम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप with a population of over 1 crore, about half the population of हरियाणा। कहता है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है और ये हरियाणा के आबादी की आधी है। यानी कहने का मतलब हरियाणा की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जबकि बेल्जियम की आबादी जो है वह 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% speaks Dutch language, 40% of people speak French and the remaining 1% speak German। कहता है कि बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि जो रिमेनिंग 1% लोग हैं वह जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। आप देखेंगे कि बेल्जियम की सीमा जो है वह नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी से लगती है। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो आप देखेंगे कि हरियाणा से भी इसका एरिया जो है वह छोटा है। मतलब हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि बेल्जियम का एरिया जो है वह कम है। कहता है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल, सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। कहता है कि आप देखेंगे कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग जो है वह मेजॉरिटी में हैं, जबकि फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है वह माइनॉरिटी में हैं। कहता है कि ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी यह बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा उठाया। और आप देखेंगे कि सत्ता में जो है वह फ्रेंच कम्युनिटी के ही लोग थे, जबकि उनकी आबादी जो है वह डचों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी। तो जो है पावर शेयरिंग को लेकर मतलब डच जो है कुछ दिनों के बाद मांग करने लगे कि उनका भी जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर 1950s और 1960s के दशक में आप देखेंगे कि टेंशन वगैरह स्टार्ट हुआ, टेंशन वगैरह क्रिएट हुआ। अब देश जो है लगभग टूटने के कगार पर चला आया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेल्जियम की सरकार थी उसने देश को टूटने से बचाया। सिविल वार जो होने वाला था उससे जो है देश को बचाया गया। कहता है इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल्ड द कम्युनिटी डिफरेंस वेरी वेल। कहता है कि बेल्जियम में आप देखेंगे कि फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी के बीच में जो मनमुटाव था, जो टेंशन था, उसको सरकार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हैंडल किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 Belgium leaders amended their constitution 4 times and came up with a new model to run the government। कहता है क्या कि बेल्जियम की सरकार ने 1970 1970 1993 1993 मतलब 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम की सरकार ने, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने संविधान में 4 सुधार किए और एक नया मॉडल लेकर आए देश को चलाने के लिए। और इस तरह से उन्होंने जो है देश को टूटने से बचा लिया। फर्स्ट था, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट जो सुधार किया गया था वह ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, मतलब पूरे देश के लिए जो सरकार होगी, उसमें जितने डच मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे। यहाँ पर देखिए एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि बेल्जियम में डचों की आबादी 59% है, जबकि आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किया गया उसमें ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर डचों ने कंप्रोमाइज किया। कहता है क्या, सेकेंड जो सुधार किया गया वह ये है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करेगी, वह उसके अंडर में काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी। मतलब बेल्जियम जो है वह एक फेडरल कंट्री होगा, वहाँ पे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाएगा। थर्ड कहता है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बेल्जियम की जो राजधानी है उसको ब्रसेल्स कहते हैं। तो कहता है कि जो सुधार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 और 1993 के बीच में, उसमें ये था कि बेल्जियम के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें जो है डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा। आप देखेंगे कि पूरे देश में जो है वह डचों की आबादी ज़्यादा थी, जबकि बेल्जियम की जो राजधानी थी ब्रसेल्स, वहाँ पर फ्रेंच की आबादी ज़्यादा थी। वहाँ पर फ्रेंच 80% थे और डच जो है वह 20% थे। तो चूँकि यूनियन गवर्नमेंट में आप देखेंगे डचों ने कंप्रोमाइज़ किया था, तो यहाँ पर जो फ्रेंच थे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी आबादी जो है वह 80% है, लेकिन जो है ब्रसेल्स की जो सरकार होगी उसमें डचों का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो दोनों कम्युनिटी के कंप्रोमाइज की वजह से आप देखेंगे कि बेल्जियम जो है वह टूटने से बच गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, द कम्युनिटी गवर्नमेंट is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो है जो चौथा सुधार था वह ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की भी सरकार होगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग जो है वह कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग जो है वह कहाँ पर हैं। कहता है कि और इस गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वह कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करे। मतलब कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को जो है वह इशूज को वह कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वह हैंडल करेगी। और ये जो है वह 4 सुधार कर आप देखेंगे कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने बेल्जियम को टूटने से बचा लिया।